नमस्कार दोस्तों। सोचिए आपको ईरान जाना है और आप ईरान पहुंचे और आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है। और आप जब एयरपोर्ट पे गए तो आपको पता चला कि यार यहाँ पे तो ना हम वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ना मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ना ही कोई इंटरनेशनल कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में ईरान में सिर्फ और सिर्फ कैश पेमेंट्स होते हैं। तो जब आप वहाँ जाएं तो डॉलर्स लेके जाएं। और आपको ये सुन के हैरानी होगी कि $1 अगर आप ईरान जा रहे हैं तो $1 करीबन 5 लाख ईरानियन रियाल के बराबर है। तो अगर आपके पास $500 है तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 लाख इंटू 500, इतने पैसे आपको वहां जाते ही मिलेंगे अगर आपके पास $500 हैं तो दोस्तों आज की डेट में जहां $1 ₹83 है और एक पाउंड करीबन ₹100 के आसपास है, आ, वहीं पे एक करेंसी कुवैती दिनार आप देखें तो करीबन $3.5 के आसपास। अगर आप एक कुवैती दिनार देंगे तो आपको $3.5 मिलेंगे, जो कि करीबन करीबन 270-280 रुपए के आसपास हो जाता है। तो अब आपको ये सोच के हैरानी होगी कि एक ऐसी कंट्री जिसके पास इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ईरान, और ऑयल है, नेचुरल गैस है, फिर भी ये सब होते हुए भी उनकी करेंसी इतना वर्स परफॉर्म क्यों कर रही है। तो मैं आपको उसके बारे में आज कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो पहली चीज़ जो है कि जो वहाँ पे बैंक नोट्स जो कि लोग फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, 2 मिलियन, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख ऐसे वहाँ पे बैंक के नोट्स होते हैं। और रिसेंटली उन्होंने एक तोमान करके एक अपने चेंजेस लाए हैं करेंसी के अंदर। तो एक तोमान जो है वो 10 रियाल के बराबर होता है। और जब आप बैंक नोट्स देखेंगे ईरान के अंदर तो वो क्या करते हैं, 4 जीरो हटा देते हैं। तो 4 जीरो हटा के, तो सपोज कीजिए अगर 5 लाख का नोट है तो 5 लाख में 5 जीरोज होते हैं। तो वो 4 जीरो हटा के वो नीचे वहाँ 50 लिख देते हैं, ताकि जो लोग आपस में बात करते हैं जब आप दुकान पे कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो आप जब बोलते हैं, वो अगर वो आपको बोले 50 रियाल, तो इसका मतलब 50 नहीं है, 5 लाख है। तो ये उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों को आपस में ट्रेड करते वक्त आसानी हो। दूसरा, जो वहाँ पे कॉइन्स भी जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं वो भी 5,000 के कॉइन्स हैं। फिर हम आते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, जो कि 1960 में स्टार्ट हुई थी। और एक जो सबसे बड़ी जो वहाँ प्रॉब्लम है वो है इन्फ्लेशन की। अगर हम रीसेंट डेटा देखें तो अभी भी वहाँ करीबन 40% के आसपास का अभी इन्फ्लेशन चल रहा है। फिर जो और एक और चीज़ आपको हैरानी होगी कि जो ऑफिशियल रेट है, अगर आप जाएंगे तो $1 करीबन 4,21,000 रियाल के बराबर है। लेकिन वही अगर आप फ्री मार्केट में जाते हैं, फ्री मार्केट, मैं आपको इसका डिफरेंस बताऊंगा। तो जो फ्री मार्केट में है वही आपको करीबन 5 लाख रियाल मिलेंगे $1 पे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है और जो वहाँ पे ऑथराइज बैंक्स हैं वो क्या करती हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे हमें ऑयल ऑयल जब वो ऑयल बेचते हैं तो जो ऑयल का पैसा आता है, या फिर उसके अलावा जब उनको कोई जो नेसेसरी, जो डेली की एसेंशियल आइटम्स हैं, जब वो खरीदनी होती हैं तो उसके पेमेंट्स वो लोग ऑफिशियल रेट से करते हैं। लेकिन जहाँ पे जो नेसेसरी चीज़ें छोड़ के, जो जो भी इनके ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हटा के, तो फिर मार्केट रेट आता है। और आप देख रहे हैं मार्केट रेट और ऑफिशियल रेट में कितना फ़र्क है। उसके बाद हम जाएंगे जो 1932 में रियाल को स्टर्लिंग के साथ पेग किया था, जो उस टाइम पे पाउंड स्टर्लिंग यूके की करेंसी थी, और एक पाउंड करीबन 60 रियाल के बराबर था। उसके बाद 1945 में रियाल को डॉलर के साथ पेग कर दिया गया, और $1 तब करीबन 32 रियाल के आसपास था। फिर उन्होंने डॉलर का जो पेग था वो 1975 में ईरान ने अपना डॉलर पेग हटा लिया, और 79 तक आते आते करीबन $1 70 रियाल के आसपास था। फिर हम जाएंगे, फिर वैल्यू जो है रियाल की डिक्लाइन होती गई, स्पेशली जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में 1979 में। तो काफ़ी लोग वहाँ से चले गए थे, जो बिजनेसमैन थे वो भी अपना पैसा लेके चले गए, जो शाह था वहाँ का वो भी अपना सारा पैसा लेके बाहर चला गया था। तो काफ़ी सारे बिजनेसेस अपना जो भी करेंसी थी, जो भी पैसा था, सब कुछ बेच के और वो वहाँ से बाहर चले गए। तो जब ऐसा हुआ तो उससे करेंसी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट आया, और वो दिन है और आज का दिन है, करेंसी हमेशा नीचे जाती रही, जाती रही, जाती रही, जाती रही। तो एक देश के लिए करेंसी की कितनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन आप देखेंगे कि
कैसे एक कंट्री को अगर प्रॉब्लम में लाना है तो उसकी करेंसी को धीरे धीरे आप डिवैल्यू करते जाओ। फिर 1978 में $1 करीबन 71 रियाल के बराबर था। वही 99 आते आते ये करीबन 9,500 रियाल के आसपास पहुंच गया। तो इसमें बेसिकली एक डच डिजीज होता है। डच डिजीज क्या होता है कि आप सडनली अगर बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आपका, वो आप इकोनॉमिक सिस्टम में अगर आप डाल देते हैं। इनफैक्ट एक ऐसा भी टाइम था जब करीबन 2.5 लाख डॉलर्स ईरान डेली मार्केट में डाल रहा था, ताकि जो डिमांड है ईरानियन रियाल की वो हो, तो उससे जो है वैल्यू जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो ये सब करने के बावजूद भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई। और जो मैं डच डिजीज बता रहा था, तो इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ प्राइस कंपेटिटिवनेस हो जाता है इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और उससे एक्सपोर्ट्स में इशू आते हैं। और दूसरा है आपको ज्यादा ज्यादा आप इंपोर्ट्स आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो वहां पे भी जो वैल्यू है रियाल की वो काफी टाइटली कंट्रोल होती है सेंट्रल बैंक से। फिर 2018 से 2020 तक करीबन जो रियाल की वैल्यू है वो 5 गुना डिप्रिशिएट हुई। और वहाँ इन्फ्लेशन भी रिकॉर्ड लेवल्स पे था। जो गवर्नमेंट है वो लगातार अपना पैसा रियाल प्रिंट करती जा रही है, जो कि जो नॉर्मल ग्रोथ है, आप नॉर्मली उसके हिसाब से अपनी करेंसी प्रिंट करते हो। लेकिन वहाँ सेंट्रल बैंक ने क्या किया, करेंसी प्रिंट करती गई और इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था। जब इन्फ्लेशन है, करेंसी आप ज्यादा प्रिंट करोगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा। जब ज्यादा पैसा होगा तो एक ही चीज के लोग ज्यादा पैसा दे सकते हैं, तो वहां जाके आपका इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये एक साइकिल बन जाता है। आप जो भी चीज करोगे आप उस साइकिल के अंदर आ जाते हो, और धीरे 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 आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करती जाती है। फिर एक जो वैल्यू है रियाल की वो करीबन 29% से ड्रॉप हुई जब सितंबर 16 2022 को महसा अमीनी, जो कि एक कुर्दिश ईरानियन लेडी थी, उसको पुलिस कस्टडी के अंदर जब उसकी डेथ हो गई थी। मतलब एक इंसिडेंट की वजह से आपकी करेंसी 29% तक फॉल कर सकती है। तो इसमें काफी हाथ जो है ऑफ कोर्स यूएस का है। और 2012 में आप देखोगे एक ऐसा टाइम आया था जब 13,000 से सीधा 26,000 तक करेंसी ड्रॉप हुई थी। फिर 2017 में ये करीबन 60,000 तक चली गई थी। फिर जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो कि आपको मैंने पहले ही बताया, 2002 में स्टेट इंटरप्राइजेस जो होती हैं, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट इंटरप्राइजेस हैं, वो उनका एक अपना रेट रहता है और प्राइवेट सेक्टर्स का एक अपना रेट रहता है। तो इन अ नटशेल अगर मैं आपको बोलूँ तो जो 79 का जो रेवोल्यूशन आया था वो एक चेंजिंग पॉइंट था। फिर यूएस का हमेशा एक इंटरफेरेंस रहना, स्पेशली टू कंट्रोल ईरान इन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो जो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, और सैंक्शंस की वजह से आपके पास ऑयल होते हुए, नेचुरल गैस होते हुए, आपके पास इतने रिसोर्सेज होते हुए आप दूसरी कंट्रीज को बेच नहीं पा रहे हो। आपके जो भी आपका मनी है, अगर आपको वो ईरान में लाना है या ईरान से बाहर लेके जाना है, वो काफ़ी मुश्किल है, वो यूएस के सैंक्शंस की वजह से। और कहीं ना कहीं आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो इसको मैनेज नहीं कर पाई ठीक से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपके यूएस अगर आपके अगेंस्ट है तो आपकी करेंसी जो है वो बिल्कुल वर्स्ट करेंसी इन द वर्ल्ड हो जाए। आज की डेट में आप जानते ही होंगे कि रशिया में भी जो रशिया ने जो अपना पैसा यूएस में रखा हुआ था इन यूएस ट्रेजरी, वो भी यूएस ने सारा का सारा ब्लॉक कर दिया एक बार जब यूक्रेन और रशिया वॉर स्टार्ट हुई। तो इम्पैक्ट तो बहुत आता है, लेकिन फिर भी रशिया ने आज की डेट में अपने करेंसी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो कि 70-80 के आसपास है। तो आई थिंक ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, करप्शन है, और जो मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, कोई भी ऐसा नहीं काम कर पाया जो कि इस करेंसी को वापस से इसकी जो ट्रू वैल्यू है वहां तक आए। थैंक यू दोस्तों, और ऐसी ही वीडियो के साथ मैं वापस आता रहूंगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।